लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में से एक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो बीकॉम से हुई है। इस कारण से मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखा जाए तो इसके जो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्पल होते हैं वो मुझे बनाना और इसे तैयार करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम देखा है तो हम लॉ के सबसे इजी चैप्टर में से एक में हैं। बट हाँ, कुछ लोगों को ये चैप्टर टफ लग सकता है। जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ एंड मैं समझती हूँ, अगर आप भी ऐसे समझने लग गए और पढ़ने लग गए तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपको भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फेवरेट सब्जेक्ट में से एक होगा। चलो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको शेयर करूँगी एंड बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या, किस तरीके से यूज़ होता है और किस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा पुराना सब्जेक्ट है। देखा जाए तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप इजी तरीके से कैसे समझ सकते हो, क्योंकि आप कभी ना कभी परचेसिंग करते हो, सेलिंग करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो या होने वाले ऑनलाइन शॉपिंग तो करते ही होगे। तो इससे आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे ही आपको समझना है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से आपको ईजी बनाना है। मैं इसके बेसिक को आज बताऊंगी एंड इसके सेक्शन 1 और 2 से ही मैं आपको बताऊंगी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से इजी होगा। इसमें इजी एग्जांपल होगा। अगर हाँ, हो सकता है यह वीडियो लॉन्ग हो, बट मैं आपको बता रही हूँ कि 1 एंड 2 सेक्शन को इस तरीके से डिफाइन करूँगी मैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले इस बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आया कहाँ से। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। देखा जाए तो ये बहुत पुरानी बात है। ये बात है 25 अप्रैल 1872 की बात है, जिसे हम इंग्लिश में 25 अप्रैल 1872 की बात है। ये जो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। इसे तैयार कब किया गया था? इसे तैयार किया गया था 25 अप्रैल 1872 को। यह पूरी तरीके से लागू कब हुआ था? देखो, जब इसे तैयार किया गया था, बनाया गया था, तो इसे 25 अप्रैल 1872 में बनाया गया था। 4 से 5 मंथ के अंदर इसे पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया था। इसे पूरी तरीके से तैयार करने के बाद इसे लागू कब किया गया था? इसे किया गया था 1 अप्रैल 1872 को। इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। देखा जाए तो ये हो गया बेसिक नॉलेज। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो इसकी हिस्ट्री 1 सितंबर 1872 को हुई थी। इसमें बहुत सारे सेक्शन को डिवाइड किया गया था। जैसे इसमें टोटल जो सेक्शन थे वो थे 266 सेक्शन इसमें टोटल पाए गए थे। इसे टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1 सितंबर 1872 को, तो इसे 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था। इसकी स्टार्टिंग 1 सेक्शन से स्टार्ट होकर 260 सेक्शन तक थी। उसके बाद देखा गया कि इसमें जो सेक्शन 6 पार्ट में है इसे कंबाइंड किया जाए। कंबाइंड करने के बाद इसे 3 पार्ट में हमें डिवाइड किया। 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसमें बहुत सारे रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को कंबाइंड किया गया था। कौन से सिमिलर हो सकते हैं, कौन से डिवाइड हो सकते हैं, कौन से सेपरेट हो सकते हैं, ये सारी फॉर्मूलास को देखा गया। उसके बाद इसे सबसे पहले जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे जनरल प्रिंसिपल कहा जाता है, उसे 1 सेक्शन से 75 सेक्शन तक रखा गया, जिसे आज हम समझेंगे कि जनरल प्रिंसिपल है क्या। इसके बेसिक सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 क्या कहता है, क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो जनरल प्रिंसिपल्स है वो सेक्शन 1 से 75 तक है। तो आपका जो बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका यहीं से होगा, जो सेक्शन 1 से लेकर 75 तक। हमें तो समझ आ गया इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। 6 पार्ट में था, जिसे हम डिवाइड करने के बाद 3 पार्ट में कर दिए। फर्स्ट पार्ट में 1872 से इसे स्टार्ट किया गया, जिसे जनरल प्रिंसिपल सामान्य सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में डिवाइड किया गया एंड थर्ड पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2 भी कहते हैं।
तो कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2 को अच्छे से समझेंगे, बट इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी। तो आज हम समझेंगे जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आप समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के जो जनरल प्रिंसिपल्स के जो सेक्शन है 1 से लेकर 2 तक, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा सुनने के लिए, ये 3 वर्ड्स सबसे ज़्यादा सुनने मिल सकते हैं। तो यह 3 वर्ड्स कौन से हैं? एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रपोजल। तो इसे समझते हैं कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रपोजल होता क्या है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 के H में बताया गया है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन को। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम लॉन्ग टर्म में और अच्छे से समझेंगे, बट आपको पता चल गया है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या होती है। देखो, मैं इसे सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगी। तो वो कैसे करूँगी? सेक्शन 1 को समझा देती हूँ। सेक्शन 2 में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रपोजल आपके सामने आएगा। इसे आप भूलना मत, बट सबसे पहले सेक्शन 1 को समझ लेते हैं और ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है और ये सेक्शन 2 में आपके काम आएगी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरल प्रिंसिपल के सेक्शन 1 को समझेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब आया था? 1872 को पूरी तरीके से भारत में लाया गया था, बट ये बनाया किसकी तरफ से गया था? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई थी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 को पूरे भारत में लागू हो गया था, ये सेक्शन 1 में बताया गया है। तो देखा जाए तो पूरे इंडिया में 1872 को तो लागू हो गया। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। हटाने के बाद यह संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया अकॉर्डिंग, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी। तो इसके रूल्स जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। ओनली यही है इंफॉर्मेशन सेक्शन 1 की। अगर आपको समझना है कि सेक्शन 1 क्या था, ओनली इतनी ही सारी चीज़ें आपको सेक्शन 1 में मिलेगी। बस कौन से आर्टिकल्स हैं और कौन से आर्टिकल्स को हटा दिए गए, ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। सेक्शन 2 में समझते हैं, और मैंने पहले ही बोला था कि कौन कौन से वर्ड आपको याद रखने हैं। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल, आपको तो याद ही होगा। अब इसे हम सेक्शन के द्वारा समझते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको ये समझ आएगा कि हम इसे एग्जाम्पल के तरीके से किस तरीके से समझ सकते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 2 के जो भी पार्ट्स हैं उसे सब सेक्शन में बहुत सारे पार्ट में बांटा गया है। यहाँ हम एग्जाम्पल से समझेंगे किस तरीके से प्रपोजल होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, इसमें 3 एग्जाम्पल लूँगी जिससे आपका स्ट्रांग हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ 2 पर्सन है। फर्स्ट का नाम है सोहन, सेकंड का नाम है मोहन। तो सोहन को एक कार बेचनी थी, तो सोहन के पास एक सेकंड हैंड कार थी, बट उसे बेचना था। तो मोहन को वो बोलता है सोहन कि मेरे पास एक पुरानी कार है, आप लेना चाहोगे? तो यहाँ सोहन क्या बोल रहा है? ऑफर दे रहा है। तो इसे ही कहा जाता है प्रपोजल का एक दूसरा रूप कह सकते हैं हम, ऑफर। मेरे पास एक मोबाइल है और मैंने एक और नया मोबाइल लिया। नया मोबाइल मुझे इतना पसंद नहीं आया, तो सोहन ने सोचा चलो हम इसे अपने फ्रेंड को ही दे देते हैं, बट उसे तो पैसा भी चाहिए था क्योंकि उसने पैसा लगाया है। तो सोहन ने बोला कि आप इस मोबाइल को 20,000 में ले लो, मुझे लॉस होगा, इसे 20,000 में ले लो। इसे हम कह सकते हैं प्रपोजल, जिसे हम दूसरा रूप कह सकते हैं किसी भी चीज को ऑफर करना, जो हमें सिखाया जाता है सेक्शन 2 के पार्ट ए में। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी मटेरियल को हम दूसरे पर्सन को देंगे तो वहीं पास वो ऑफर होगा। तो हम जो भी ऑफर है, जो भी प्रपोजल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई भी पर्सन फेस टू फेस आके प्रपोजल ले सकते हैं। इसे बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी पर्सन को हम प्रपोजल देने के लिए। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? सोशल मीडिया।
सोशल मीडिया में ऐड देकर, ईमेल, फोन करके, मैसेज करके या ऑनलाइन टेक्स्ट करके या पोस्ट करके या लेटर करके, एप्लीकेशन, पेपर, अगर कोई भी पर्सन इस सारी चीजों को पढ़ता है, देखता है, लिखता है, सुनता है या समझता है, तो यह प्रपोजल का वर्क होगा। इजी है, सिंपल तरीके से समझ आ गया। चलो, आपको समझ आ गया कि प्रपोजल क्या होता है। अब प्रपोजल को सेकंड पार्ट में हम ले जाएंगे, जो सेक्शन पार्ट सब सेक्शन बी में बताया गया है, एक्सेप्टेंस। ये क्या होता है? जो आपने प्रपोजल समझा, इसी एग्जाम्पल को हम फिर से लेके जाएंगे कहाँ? सेक्शन सब सेक्शन के पार्ट बी में। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया था, फर्स्ट एग्जाम्पल, कि कोई भी पर्सन जब किसी भी चीज को सुनता, पढ़ता, लिखता है तो उसे वो मतलब माना जाएगा कि हाँ, वो जो भी प्रपोजल है उसे समझ रहा है उसके। तो कोई भी माध्यम से वो भेज सकता है, सोशल मीडिया के या किसी भी तरीके से, जो माध्यम मैंने पहले बताए हैं। इसके पार्ट सेकंड में है बताया गया है कि जब इसके एग्जाम्पल को हम समझ रहे थे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि सोहन और मोहन है। तो यहाँ दो पर्सन है। सोहन ने क्या बोला था कि आपको मैं एक कार देना चाहता हूँ जिसकी प्राइस 50,000 तक आप ले सकते हो, सेकंड हैंड कार है। तो यहाँ क्या है, सोहन सुन रहा है, उस कार को देख रहा है और एनालिसिस कर रहा है कि ये जो कार है मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी। तो वो सोचेगा कि हाँ, मेरे पास है तो कार, बट इसे भी मैं ले लूँगा तो दूसरे काम के लिए इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से वो एनालिसिस करेगा, सुना, समझा और पूरी तरीके से समझने के बाद क्या बोलेगा मोहन? हाँ, मैं कार लेना चाहता हूँ, मुझे ये कार लेनी है। तो कितने में लेनी है? 50,000 में डन करते हैं। तो क्या होगा? एक्सेप्टेंस। किसी भी प्रपोजल को जब किसी पर्सन ने अपने मटेरियल की प्राइस बताई और सारी चीज़ें बताई हैं, उसके बाद कोई भी पर्सन उसे हाँ देखता है, सुनता है, समझता है, उसके बाद एनालिसिस करता है और उसे लेने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो कहलाता है एक्सेप्टेंस। दूसरे एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। सोहन के पास एक बाइक है, वो 40,000 में बेचना चाहता है। तो मोहन उसे एनालिसिस करता है, देखता है कि यह बाइक सही है कि नहीं। उसके बाद डन किया जाता है कि हम इसे 25,000 में लेंगे। तो उसके बाद फिर बार्गेनिंग होती है और उसके बाद देखा जाता है चलो ठीक है, हम 40,000 में ही लेंगे। तो यहाँ पर जो सोहन ने प्रपोजल दिया, ऑफर दिया, तो मोहन ने उसे हाँ बोला, तो वहाँ पर होगा एक्सेप्टेंस। मोबाइल के लिए भी सेम होगा। अगर कोई भी पर्सन है, वहाँ बस दो पर्सन है, सोहन के पास एक मोबाइल है 20,000 का, उसे वो ऑफर देता है, प्रपोजल देता है। उसके बाद मोहन देखता है, एनालिसिस करता है, अपने हिसाब से उसे हाँ बोलेगा तो एक्सेप्टेंस होगा, ना बोलेगा तो वो नहीं होगा, तो वहीं पर वो रुक जाएगा। तो यही तरीका है समझने का सब सेक्शन बी को। एक्सेप्टेंस समझ आ गया। सब सेक्शन सी के बारे में समझ लेते हैं कि सब सेक्शन सी क्या कहता है। सब सेक्शन सी में प्रॉमिस के बारे में बताया गया है। ये प्रॉमिस क्या होता है? तो सब सेक्शन जो प्रॉमिस है उसे समझ ले। जब सोहन और मोहन दोनों ने अपनी जो बात है रखी और दोनों को वो कार भी पसंद आ गई, दोनों को वो डील पसंद आ गई, मतलब एक ने प्रपोजल दिया, उसे एक्सेप्ट किया और उसे एक्सेप्ट कर लिया। एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद दोनों के बीच में कमिटमेंट चलेगी। जब हम कमिटमेंट करते हैं, जब वो कार की जो भी बाइक है या कार है या जो मोबाइल है, जो कमिटमेंट चलेगी, लाइक सोहन ने बोला कि जो मेरी कार है आप उसे 50,000 में लो, जो मेरी बाइक है वो 40,000 में है, जो मेरी मोबाइल है वो 20,000 में है। ये डील है एक, मतलब इसे हम प्रपोजल के रूप में दूसरे को दे रहे हैं, तो उसे सोहन ने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर इशू नहीं आना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि दूसरा पर्सन आया और उसे भड़का के चले गया और वो नहीं ले रहा है, या ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि वह जो भी प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस है उसमें ब्रेक हो। तो इसी को जो लॉन्ग टर्म तक विज़न रखा जाता है कि जब तक हम एक दूसरे को नहीं दे देते सामान के बदले जो भी मटेरियल, उसे या मटेरियल के बदले जो मनी, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मतलब ट्रांजेक्शन नहीं हो जाती, तब तक ये हमारा प्रॉमिस है कि हम इसे दूसरे पर्सन को नहीं देंगे। सोहन जो भी उनके पास मटेरियल है, उन्होंने पूरी डील कंप्लीट कर ली, तो मोहन ने बोला कि मुझे 1 मंथ का टाइम चाहिए सारे मनी को इकट्ठा करने के लिए, तब तक आप इसे प्लीज़ मत बेचना। तो यहाँ क्या आ जाता है, ट्रस्ट भी आ जाता है और यहाँ प्रॉमिस आ जाता है कि मोहन ने बोला है कि मुझे 1 मंथ तक इसे नहीं बेचना है। तो मोहन को उसने पहले ही बोल दिया कि आपको मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ, ठीक है आप अपना पैसा अरेंज करिए, तब तक मैं किसी और को नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पर डील में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए, या कुछ भी चीज़ें नहीं बोली गई है तो उसे हम लॉन्ग टर्म तक कंप्लीट करेंगे जब तक ट्रांजेक्शन ना हो। तो इसी तरीके से समझा जाएगा कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें एक भरोसा होगा और उसे जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना हो तब तक उसमें देखा जाएगा और प्रॉमिस को कंप्लीट किया जाएगा, रियल के बदले जो पैसा। तो ये दोनों चीज़ें देखी जाएगी। आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस यही होता है कि दोनों के बीच में सही साफ साफ बात होनी चाहिए कि इतने टाइम चाहिए या इतने ही में बात होनी चाहिए, मतलब कोई भी मनी का भी झंझट नहीं होना चाहिए, दोनों एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रॉमिस में और देखी जाती है। सब सेक्शन डी के बारे में हम समझते हैं। दोनों के बीच में मटेरियल को सही रूप से रखना कि हम इतने पैसे के बदले इतने जो मटेरियल है वो आपको देंगे, और मतलब उन दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि बातों का ही हो, नो, दोनों के बीच में किसी न किसी चीज़ का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब वो सब सेक्शन डी में फिट ही नहीं होगा। तो इसमें दोनों में होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए दोनों चीज़ें। तो सेक्शन ई में क्या बताया गया है, जो सब सेक्शन ई है उसे समझ लेते हैं। सब सेक्शन ई एग्रीमेंट को दर्शाता है। अभी आप तक ने इसी चीज़ को समझा होगा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रपोजल है आपका कंप्लीट हो गया, अब एग्रीमेंट की बारी कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट को समझते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। जो भी एग्रीमेंट है उसे समझने से पहले ये समझ लो कि जो भी हम अभी तक समझते आ रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने प्रपोजल दिया, प्रपोजल के बाद क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस के बाद क्या होगा, प्रॉमिस हो गया, उसके बाद एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में आने के बाद ये देखा जाता है कि ये जो सारी चीज़ें, जो इतनी सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट है कि नहीं, दोनों में प्रपोजल से लेकर कंसिडरेशन तक पूरी है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं। और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, मनी और जो कार की जो भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट का जो बात हो जाता है, और दोनों में कंप्लीट हो जाता है कि हम इतने मटेरियल को देंगे इतने पैसे में, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लीट हो जाता है, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। यहाँ बस हम इनफोर्सिबल और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं कि एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनता क्या है। तो हमने पहले ही समझा है, कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यह कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। अभी तक आपको समझ आ गया है कि हमारा जो एग्रीमेंट होता क्या है, दोनों के बीच में सारी चीज़ें होना जो प्रपोजल से लेकर एग्रीमेंट तक आती। यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्रीमेंट कहाँ से तैयार हो गया, एग्रीमेंट किस तरीके से बन गया, सहमति हो गई, जो ट्रांजैक्शन के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, मटेरियल भी डिसाइड हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब एग्रीमेंट से हम कॉन्ट्रैक्ट में कैसे पहुंचेंगे, और जो एग्रीमेंट है वो सब सेक्शन ई है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब सेक्शन एच है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए, जो सब सेक्शन कंप्लीट करने के लिए
कौन सी चीज़ें होंगी जब हम एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ऐसे कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ये आपको समझना होगा। इससे आपको पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जब हमारा प्रपोजल से एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो एग्रीमेंट के बाद कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए एक लीगल कॉन्सेप्ट को, लीगल लॉ कंडीशन को फॉलो करना होगा एंड उसमें जो कंडीशंस होंगे उसे फुलफिल करना होगा। देखा जाए तो लॉ से लेकर कॉन्ट्रैक्ट तक एक लॉ कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद ही यह कहा जाएगा कि यह जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो भी एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से लागू हो गया। तो देखा जाए तो इसमें जो एक लाइन होगी वो लॉ की होगी। तो ये लॉ में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, यह बताया जाता है। आपको एक फ़ोन दिया जाएगा। मैंने पहले ही 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं, इसे 3 एग्जाम्पल को फिर से लाती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। तो हम तीसरे एग्जाम्पल को लेते हैं कि जो मोबाइल होगा उसे हम ट्रांजेक्शन करने के लिए होता है। तो इसमें से थर्ड एग्जाम्पल को मैं लेती हूँ, जिसमें बताया गया है कि जो मोबाइल है वो देना चाहते हैं सोहन। तो सोहन ने एक प्रपोजल रखा, दोनों को बातचीत हो गया और कंप्लीट भी हो गया। तो मोहन ने बोला कि चलो ठीक है, आप अपना मोबाइल दे ही दो, और उन्होंने बोला कि मुझे मेरा पैसा दे दो, हम दोनों कहते हैं कंप्लीट करते हैं और ले लेते हैं एक दूसरे का जो भी ट्रांजेक्शन होता है कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बस मोहन ने अपनी ईमानदारी दिखाई और उन्होंने अपना पैसा दे दिया और उन्होंने अपनी तरफ से अपना कंप्लीट कर दिया। बट सोहन वहां पर अपनी जो बातें हैं उससे पीछे हट गया और उन्होंने पैसा ले लिया, बट उन्होंने मोबाइल नहीं दिया और वो गायब हो गया। तो यहाँ बस क्या कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगी और एग्रीमेंट होगा तो वहां बस अगर किसी की हित के साथ नहीं हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन की बात तो हो गई, बट जब एक तरफ से कंप्लीट हो जाता है दूसरा मुकर जाता है, तो वहां हम कैसे कर सकते हैं, वहां कंप्लीट कैसे करेंगे, वहां क्या होगा। तो देखा जाए तो एक पर्सन कंप्लीट करता है अपनी तरफ से पूरी चीजें, बट दूसरा पर्सन उसे कंप्लीट नहीं करता। तो देखा जाए तो यहाँ बस हम ले सकते हैं कोर्ट की, और वो कोर्ट उनका जो भी पैसा है उन्हें वापस करने के लिए हेल्प करेगी। तो यहाँ बस कोर्ट की हेल्प ली जा रही, लीगल हेल्प ली जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह पर हम कोर्ट की हेल्प ले सकते, या हर जो भी ट्रांजेक्शन में भी हो रही, ट्रांजेक्शन भी हो रही है, कंप्लीट भी हो रहा है, अपना जो भी कंप्लीट करे, तो हर जगह पे हम कोर्ट की हेल्प नहीं ले सकते। जैसे देखा जाए सोशल एग्रीमेंट जो लॉ होता है उसमें हम हेल्प नहीं ले सकते। अब ये सोशल एग्रीमेंट लॉ होता क्या, तो आपको पास मम्मी आती है, आपको बोलती है कि मार्केट जाओ और ये लिस्ट है, इसे पूरे कंप्लीट इसमें बता दिया गया है, आप ये सारी चीज़ें लेके आओ। तो आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे मन नहीं हो रहा है, मुझे थकान हो रही है, आप बहाने मारोगे ऐसा वाला। तो उस जगह पर मम्मी ने बोला कि नहीं आप जाओ, ये सामान मार्केट से लेके, और मम्मी का इमोशनल ड्रामा, तो उस जगह पे बोलते हैं चलो ठीक है। तो मम्मी ने एक ऑफर दिया, अगर आप यहाँ से सामान ले आओगे, सामान तो मम्मी के पास आएगा, यहाँ पर वैलिड हो गया, तो अगर आप सामान ले आओगे तो मैं आपको 10 रुपए दूंगी और आपका वो प्रॉफिट है, आप अपने पास रखो। तो आप खुशी खुशी जाते हो और मार्केट से पूरी परचेसिंग करके आ जाते हो, और परचेसिंग करने के बाद आप खुशी खुशी आते हो, मम्मी को बोलते कि लो ये लो आपका सामान, मुझे दो मेरा 10 रुपया। तो वहाँ बोलते नहीं मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। कौन सा पैसा, वो तो भूल गए, वो गजनी बन गए। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोर्ट आपकी हेल्प कर सकता है, नो, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट किसी भी काम को करवाने के लिए अगर फैमिली की तरफ से ऐसे नॉर्मल तरीके से होता है तो वहाँ हम कोर्ट की हेल्प नहीं ले सकते। आप अगर लीगल तरीके से भी हेल्प लेना चाहोगे तो वहाँ नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होंगे। एंड सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम दिला रहे हो, 10th की आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है, एंड 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम है एंड आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो कि क्या होगा कैसे होगा करके। तो आप मम्मी आती है आपको कि आपको बोलती
आप अच्छे से एग्ज़ाम को पास आउट करो, अच्छे से पढ़ाई करो, आप पास आउट हो जाओगे तो मैं आपको एक नया मोबाइल दूँगी। तो आप अच्छे से तैयारी करते हो और आपको बोला जाता है कि आप 90% लेके आओगे तो हम आपको पक्का एक मोबाइल दे देंगे। अब मम्मी प्रॉमिस की है तो आप तो मेहनत करोगे और आपके 95 आ जाते हैं। तो आप बड़े खुश होते हो, आप मम्मी के पास जाते हो, मम्मी मेरे को मोबाइल कहाँ कर गए? बोलते कौन सा मोबाइल? मैंने तो बोला ही नहीं था। तो यहाँ अगर आप कोर्ट की हेल्प लेना चाहोगे तो होगा नो, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट कहलाएगा। किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बदलना होगा तो उसे जो सेक्शन 10 में जो भी रूल्स दिए गए हैं उसे पूरी तरीके से फुलफिल करना होगा, और जो भी ऑफर है ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी तो वो पूरी तरीके से जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया कि जो भी एग्रीमेंट है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक लीगल प्रोसेस और सेक्शन 10 के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करेगा, कंप्लीट करेगा तो वो होगा, उससे पहले वो कंप्लीट नहीं होगा। तो उसी तरीके से समझा जाए तो जो पहले बताया गया था ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, तो आपको समझ आ गया। यहाँ एग्रीमेंट तक पहुँचने के लिए कोई भी लीगल चीज़ें या ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जब एग्रीमेंट को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनना होगा तो उसे पूरी चीज़ें लीगल तरीके से कंप्लीट करनी होगी, एंड जो सेक्शन 10 में जो रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे फुलफिल करना होगा और कंप्लीट करना होगा। दोनों तरफ से लीगल होना चाहिए, मटेरियल वाइज कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको आई होप यह वीडियो अच्छे से समझ आया हो। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, एंड इसकी बहुत सारे एंड बाकी वीडियोस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। एंड थैंक यू।